Hello everyone, this is your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस वीडियो लेक्चर में हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हमने जो शुरू किया था उसका पार्ट 2 हम ये वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट था उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है हमने वो पूरा खत्म किया था। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। अभी हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है ये स्टार्ट होता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग से। रोमांटिक का यहाँ पे मतलब क्या है? रोमांटिक मतलब अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग और समवन। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है, जो लोगों की स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग होती है, वो किसके लिए यूज की जाएगी? उनके नेशन के लिए यूज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री जो बनती है वो बस प्रोटेस्ट से नहीं बनती, बस वॉर्स करने से नहीं बनती या टेरिटोरियल एक्सपांशन से नहीं बनती। कोई भी जो कंट्री बनती है वो अपने कल्चर से बनती है। तो यहाँ पे जो रोमांटिक इमेजिनेशन का कंसेप्ट दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कंट्री का जो स्ट्रगल होता है, कोई भी कंट्री की तुम बात करो जिसको इंडिपेंडेंस मिला है, ये कंट्री अपना स्ट्रगल कैसे करती है? प्रोटेस्ट चलता है, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कल्चर में जो पोयम होते हैं, पोयम्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए भी लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे जो इलिटरेट लोग होते हैं उनको इंस्पायर किया जाता है। जो नेशनलिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो ये सारी चीजों से भी स्प्रेड होगी। आर्ट से स्प्रेड होगी, पेंटिंग से स्प्रेड होगी, स्टैचूज बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद पोइट्री लिखे जाएंगे, पोएम्स लिखे जाएंगे, अलग अलग इंस्पिरेशनल स्टोरीज लोगों से रिलेटेड लिखे जाएंगे, जिससे कि जो इलिटरेट लोग हैं वो सुन के, देख के वो भी क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म की बात हो रही है कि यहाँ पे जो कल्चर है, ये कल्चर को एक इंपॉर्टेंट रोल बनाया जा रहा है कि जो कल्चर है वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। और लोगों को इंस्पायर कैसे किया जा रहा है? आर्ट से, पेंटिंग से, पोयम से और सॉन्ग से उनको मोटिवेट किया जा रहा है और नेशनलिज्म की भावना उनको समझाई जा रही है। ठीक है, इट इज कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू द आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, बट उनके खुद के फॉर्म में, उनके पास जो क्वालिटीज होती है वो क्वालिटीज यूज करके वो नेशनलिज्म को हेल्प करते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? रोमांटिक आर्टिस्ट बोला जाता है। जो पोएम्स लिखते हैं, जो आर्ट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? रोमांटिक आर्टिस्ट। अभी ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट है वो क्या बोलते हैं? जो रीजन और साइंस है उसको वो डिसरिगार्ड करते हैं और बोलते हैं कि इमोशंस होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और फीलिंग्स के ऊपर भी क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रगल है वो कौन कर रहा है? वो कंट्री के लोग कर रहे हैं। तो उनको भी ये जो इमोशंस है, उनकी फीलिंग है, वो भी देखनी चाहिए, उसको भी चेंज करना चाहिए, तभी लोग किसी नेशनलिज्म की भावना को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। The efforts were to create a sense of shared common heritage। और ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं हम, जो कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे एक कॉमन हेरिटेज बनता है, एक कॉमन कल्चर डेवलप होता है और एक मिस्टिकल फीलिंग्स लोगों में क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। और यही चीजों के बाद लोगों में यूनिटी आती है। अभी कुछ रोमांटिक आर्टिस्ट है, यहाँ पे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की बात करते हैं। ये एक जर्मन फिलोसोफर है। अभी ये जो जर्मन फिलोसोफर है, इन्होंने दो कंसेप्ट दिए, एक तो दास वॉल्क और वॉकजीव्स। दास वॉल्क में उन्होंने क्या बोला है? जो कल्चर है, किसी भी कंट्री का जो कल्चर आपको अगर देखना है, तो वो कंट्रीज का कल्चर आपको सिटी में नहीं दिखेगा, वो कंट्री का कल्चर आपको विलेजेस में दिखेगा। ठीक है, आप भी आज देख सकते हो कि इंडिया का भी कल्चर है, इंडिया का भी कल्चर जो है आज सिटी लेवल पे दिखता नहीं है, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हो गई है, तो सब रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ पे क्लास कल्चर एक बन गया है। जिसके पास पैसा है वो अपना एक अलग से कल्चर मेंटेन करता है। बट ऑन द अदर हैंड विलेजेस में आपको कल्चर्स, फेस्टिवल्स, लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस, जो एक्चुअल कंट्री का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन द सेम वे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर भी क्या बोल रहा है? जो किसी भी कंट्री का जो कल्चर है वो उसके विलेजेस में दिखता है। ठीक है, और उसने एक कंसेप्ट दिया था वॉकजीव्स। मतलब जो कल्चर है ये क्या है? एक ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है। ट्रू स्पिरिट मतलब क्या? स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। आत्मा मतलब किसी भी देश की जो एक्चुअल आत्मा है वो किसमें बसी हुई है? उसके कल्चर में बसी हुई है। ठीक है, द एम्फेसिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। अभी ये जो आर्टिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, जो लोकल लैंग्वेज होता है, ये लोकल लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की यूनिटी में और नेशनलिज्म की भावना में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, लैंग्वेज जो होता है ये कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर होता है। अगर आप कहीं महाराष्ट्र से बाहर ट्रैवल कर रहे हो, राइट, इंडिया से बाहर भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी इंडिया का सिटीजन आपको मिल जाता है, तो आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में बात करना पसंद करते हो। ठीक है, तो जैसे आप हिंदी में बात करते हो तो दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है और आपको एक कंफर्टेबल जोन मिल जाता है।
इसीलिए जो लैंग्वेज होता है, ये लैंग्वेज लोगों की फ्रेंडशिप में, फ्रैटर्निटी में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो लैंग्वेज पे भी यहाँ पे फोकस किया गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट रिकवर्ड द एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, मतलब जितने भी एंशिएंट कल्चर जो अपना है, जो पुराने बुक्स है, जो हिस्ट्री के बुक्स है, वो भी उन क्या कर रहे हैं, पुराने कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं। एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिज्म मैसेज, और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो मैसेज है कि मतलब अपना गांव होना चाहिए, अपना देश होना चाहिए, और सब लोगों को यूनाइट करने का जो कल्चर है ये डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोमांटिसिज्म में यहाँ पे ये बोला गया। अभी लैंग्वेज से रिलेटेड और एक चीज बताइए कि लैंग्वेज जो है वो कैसे एक इंपॉर्टेंट मीडियम बन गई प्रोटेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोलैंड का एग्जांपल लिया जा रहा है। पोलैंड जो हमने ट्रीटी ऑफ वियना में देखा था, तो पोलैंड के कुछ जो एरियाज थे वो किसको दिए गए थे, वो रशिया को दिए गए थे। अभी रशिया जो है, रशिया क्या कर रहा था पोलैंड पे, रशिया अपनी जो लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज, वो पोलैंड के ऊपर इंपोज कर रहा था। पोलैंड के लोगों की पोलिश लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो रशियन लोगों के पास जैसे पोलैंड का कुछ टेरिटरीज गया, तो रशिया ने अपना कल्चर पोलैंड के लोगों पे थोपना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैंड के लोगों ने रेजिस्ट किया, उन्होंने अपना जो लैंग्वेज था उसको प्रोटेक्ट किया। इन 18th सेंचुरी पोलैंड वाज पार्टीशन बाय द ग्रेट पावर्स प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। इवन दो पोलैंड वाज नो लॉन्गर एक्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। मतलब भले ही पोलैंड उनका खुद का कोई गवर्नमेंट नहीं था, पर उनके लोगों ने म्यूजिक से और लैंग्वेज से उनका कल्चर क्या रखा, जिंदा रखा उनके कंट्री में। Karol Krupinski celebrated national struggle through operas music turning into folk dances like Polonese and Mazurka। अभी यहाँ पे ये जो फोक डांसेस है ये किसके हैं, ये पोलैंड में किए जाते हैं, उनके ये फोक डांसेस है पोलैंड में। अभी आपको ये पता होगा कि जो ओपेराज होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये ओपेरा होता है। ओपेराज मतलब एक ड्रामा होता है बेसिकली, जो सिंगिंग करके दिखाया जाता है। तो ये चीजें करके अपना जो लोकल लैंग्वेज है वो यूज करके वो क्या करते थे, अपना जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करते थे और उसको प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, पोलैंड यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, मतलब पोलैंड ने क्या किया, उनका जो लैंग्वेज था उन्होंने उसको एक वेपन की तरह, हथियार की तरह यूज किया अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल फॉर पोलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड, मतलब जो रशियंस थे वो अपना रशियन लैंग्वेज पोलिश लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे, पर पोलिश लोग क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे, और उनके ही लैंग्वेज में उनका जो कल्चर था, उनके जो फोक डांसेस थे उसको वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, प्रिजर्व करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल एंड सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज, मतलब जो पोलैंड के लोग जब पोलिश में अगर बात करते थे तो रशियंस उनको क्या करते थे, जेल में डाल देते थे, उनके जो भी प्रोटेस्ट होती थी उसको सप्रेस कर देते थे। तो इसी केस में जो चर्चेस भी होते थे, चर्चेस में भी अगर प्रेयर देना है तो वो रशियन लैंग्वेज में देना है, ऐसा रशियन ऑथोरिटीज ने बोल दिया था। तो यहाँ पे जो फादर होते थे, ठीक है, यहाँ पे जो चर्च की जो ऑथोरिटीज होते थे वो पोलिश लैंग्वेज में ही बात करते थे, और ये करने के बाद रशियंस उनको क्या करते थे, जेल में डालते थे। ठीक है, द यूसेज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल, और यही जो लैंग्वेज है ये एक सिंबल ऑफ क्या बन गया, स्ट्रगल बन गया ऑफ पोलिश डोमिनेंस। ठीक है, अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अभी यूरोप में क्या हो जाता है, यूरोप में एक इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो जाती है पूरे यूरोप में। 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो जाती है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हमको एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको खाना मिलेगा। अगर पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, एग्रीकल्चर का जमीन अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ा रहे हो, तो ये बाकी के लोग फेमाइन में आ जाएंगे या भुखमरी से मरने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में क्या होने लग गया, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर एग्रीकल्चर एक्सपांशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इतने इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रहे, जितने लोगों की पॉपुलेशन है उतने जॉब्स भी तो जनरेट होने चाहिए, उतने जॉब्स भी जनरेट नहीं हो रहे। ठीक है, इसके वजह से जो लोग विलेजेस में रहते थे, जो विलेजेस में लोग होते थे वो कहाँ माइग्रेट होने लग गए, सिटीज में माइग्रेट होने लग गए इन द सर्च ऑफ जॉब्स। अभी जॉब्स के लिए जब लोग माइग्रेट होने लग गए सिटीज में उनके तो कोई घर नहीं है, तो वो क्या करते थे, स्लम्स डेवलप करने लग गए, अपनी झोपड़पट्टी सिटीज में बनाने लग गए। इसकी वजह से सिटीज में स्लम डेवलप होने लग गया। अभी जब स्लम डेवलप हो जाता है इसमें डिजीजेस ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, स्लम जो होता है वो अनहेल्दी एरिया होता है, तो ऐसे एरियाज में रह के कुछ डिजीजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो सिटी का जो पूरा जो एनवायरमेंट होता है वो खराब हो जाता है। और यहाँ पे यूरोप में क्या हो रहा है, स्टिफ कॉम्पिटिशन, जो चीप इंडस्ट्रियल गुड्स से जो गुड्स आते थे, जो बहुत कम प्राइसेस में गुड्स बेचने पड़ते थे, तो इसके वजह से अलग अलग यूरोप के कंट्रीज में उनको कंपटीशन फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में शुरू होता, वहां की इंडस्ट्री बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन के जो कंपनीज होते थे, जो प्राइसेस में अपने गुड्स बेचते थे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को उसको कम्पीट नहीं करते आ रहा था। ठीक है,
अरिस्टोक्रेसी, पावर एंड प्रीजेंट स्ट्रगल, और इसके बीच में ये जो दो लोग हैं, ये दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, फाइट शुरू हो गई। क्योंकि अरिस्टोक्रेसी जो है उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो कोई भी कंडीशन, इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाए या कंडीशन कोई भी खराब हो जाए, इनको कुछ अफेक्ट नहीं होता था क्योंकि इनके पास पैसा था। पर जो लाइफ अफेक्ट होती थी वो किसकी होती थी, पीजेंट्स लोगों की होती थी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रगल में हार्वेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। एग्रीकल्चर जितना भी हुआ है, नए कम बारिश होने के कारण वो एग्रीकल्चर हार्वेस्ट भी खराब हो जाता है। एग्रीकल्चर हार्वेस्ट खराब होने के कारण फूड के शॉर्टेज हो जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा, जब भी फूड शॉर्टेज होता है, फूड शॉर्टेज होने के बाद अपने आप एक जो इफेक्ट होता है, जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए यूरोप में। अभी जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गए, जो पीजेंट्स थे वो पीजेंट्स बहुत ज्यादा हरास होने लगे। उनके पास ना खाना था, राजा ना उनको कुछ ऑटोनॉमी दे रहा था, ना राइट्स उनके पास थे। तो उसकी वजह से जितनी भी पॉपुलेशन थी, ये फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयड की वजह से पूरी जो पॉपुलेशन थी वो रास्ते पे आ गई। रास्ते पे आने के बाद उन्होंने क्या किया, ये रास्ते पे आने के बाद दे वर फोर्स्ड टू फ्ली। यहाँ पे पेरिस रिवॉल्ट उन्होंने किया। पेरिस रिवॉल्ट मतलब क्या, यहाँ पे रास्ते में आने के बाद वो राजा के महल तक पहुंचे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जो राजा था, राजा वो लुइस फिलिप जो था, वो क्या कर दिया, भाग गया। राज्य से लोगों का प्रोटेस्ट डेवलप होने लग गया, लोग जैसे प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ने लग गया, तो लुइस फिलिप डर के मारे क्या हो गया, भाग गया। और ये लोगों ने अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बनाई और पूरे जो फ्रांस है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, ऑल अडल्ट मेन अबव द एज ऑफ 21। मतलब यहाँ पे उन्होंने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और सब लोगों को वोटिंग राइट दिए, ओनली मेन। ठीक है, सब लोग मतलब ओनली मेन अबव द एज ऑफ 21, इनको क्या दिया, वोटिंग राइट दिया। नेशनल वर्कशॉप सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे ये जो लोग थे उन्होंने नेशनल वर्कशॉप्स बनाए, मतलब यहाँ पे लोग को स्किल देंगे जिससे कि वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं या कुछ उनको टेक्निक सिखाएंगे काम करने की। तो यहाँ पे वर्कशॉप्स बनाए गए लोगों के लिए जिससे उनको जॉब मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अभी नेक्स्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है एक सिसिलियन रिवॉल्ट दिया है 1845, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर छोटा सा स्टोरी सुन लो। सिसिलियन रिवॉल्ट में क्या होता है, ये जो कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और कॉटन वीवर्स होते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब ये जो यूरोपियंस होते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये वीवर्स को, कॉटन वीवर्स को, कि आप आपका कॉटन प्रोड्यूस करो और हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन परचेस करेंगे और आप जो प्राइसेस पे बोलेंगे वो हम परचेस करेंगे। बट होता क्या है, जब देने की बारी आती है, जब ये जितना भी गुड्स उन्होंने कॉटन जो भी प्रोड्यूस किया है, ये कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद जब सेल आउट करने की बात आती है तो ये प्राइसेस बहुत ज्यादा कम कर देते और पूरी क्वांटिटी परचेस नहीं करते। तो इसके वजह से जो कॉटन वीवर्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। पर जो कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आर्मी को बीच में बुला लेते हैं और आर्मी जो होती है पूरा जो इनका जो प्रोटेस्ट होता है उसको बंद कर देती है। तो इसके बीच में जो 11 वीवर्स है उनकी डेथ हो जाती है और उनके जो जितनी भी डिमांड्स होती है डिमांड्स वर डिनाइड। ठीक है, तो ये क्या है, सिसिलियन रिवॉल्ट। छोटा रिवॉल्ट है, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी लिबरल्स की बात आ रही है। हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में देखा था कि लिबरल्स कौन होते हैं। लिबरल्स मतलब ऐसे लोग जिनको क्या चाहिए, लिबरल्स मतलब ऐसे लोग जिनको चेंज चाहिए, दे वांट चेंज इन द सोसाइटी, दे वांट चेंज इन द सोसाइटी। मतलब जो राजा है, जो मोनार्की है, उनको मोनार्की को हटाना है, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी लेके आना है। और ये लिबरल्स में कौन आता था, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास आते थे। मिडिल क्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिडिल क्लास का बर्थ कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यही मिडिल क्लास के लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और एजुकेशन अच्छा खासा है, वो किसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, राजा के अगेंस्ट में, मोनार्की के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। उनको राइट्स चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी 1848 फ्रांस में जैसे जो चेंजेस आते हैं, जैसे जो लुइस फिलिप जो है राजा भाग जाता है लोगों की प्रोटेस्ट से, वहां पे वो अपना खुद का रिपब्लिक बना लेते हैं और उससे अपना नेशनल असेंबली भी बनाते हैं। तो इसके वजह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी क्या हो जाता है, वो जो न्यूज है वो स्प्रेड हो जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, राजा को भगा सकते हैं। तो जैसे ये न्यूज स्प्रेड हो जाती है कि यहाँ पे भी रिवोल्ट हो रहा है, हर जगह पे रिवोल्ट हो रहा है, रेवोल्यूशनरीज हेल्प कर रहे हैं, राजा को हर कोई भगा रहा है, तो यहाँ पे बाकी भी कंट्रीज क्या करते हैं, वो उनके भी डिमांड्स को कंबाइन कर देते कि यार तुम्हारे यहाँ पे राजा को भगाया जा रहा है, हमारे यहाँ पे भी राजा को भगाना है, हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो जहां पे भी आग लगी होती है यूरोप में, बाकी भी लोग क्या करते हैं, वही आग का फायदा लेते हैं और अपने भी कंट्री में मोनार्की को भगाने की कोशिश करते हैं। मतलब सब लोग क्या करते हैं, ये लिबरल्स की हेल्प लेके वहां पे उनके कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये लोगों का रिवॉर्ड किसके लिए, क्या क्या डिमांड्स है उनकी, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या चाहिए, उनको एक रूल बुक चाहिए, उसके हिसाब से
गवर्नेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा जो है अपनी मनमानी कर रहा है। उनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब न्यूज़पेपर जो भी बन रहे हैं वो राजा के अगेंस्ट में भी उन्होंने छापना चाहिए, राजा के अगेंस्ट में भी न्यूज आनी चाहिए, चर्च के अगेंस्ट में भी न्यूज आना चाहिए। तो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज है वो एक्चुअल न्यूज आनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, जो राजा है इसको क्या करना है, उसके थ्रोन से हटाना है, ठीक है। अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब उनको एक ऐसा रिपब्लिक बनाना है जहां पे राजा नहीं है। रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बताया था, रिपब्लिक मतलब व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड देन इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। तो यहाँ पे उनको उनके कंट्री को क्या बनाना था, रिपब्लिक बनाना था, ठीक है। अभी इसमें जर्मनी का केस देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर जगह पे जैसे रिवोल्ट चल रहा है, हर जगह पे आग लगी है, तो बाकी भी कंट्रीज जहां पे मोनार्की था लोगों ने वहां पे भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हर जगह पे आग लगी है तो अपने यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मोनार्की को हटा देते हैं। तो पहले जर्मनी में क्या हो जाता है, यहाँ पे जर्मनी की बात चल रही है। जर्मनी जो है वो मोटिवेशन किससे लेता है, फ्रांस से मोटिवेशन लेता है, जो पेरिस रिवोल्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं जर्मनी के, वो भी क्या करते हैं, एक फ्रैंकफर्ट सिटी में जमा हो जाते हैं और एक और जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। तो जनरल असेंबली किसके लिए बनाई जाती है, ये असेंबली मतलब ये देश के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे जर्मन के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अपना नेशनल असेंबली बनाते हैं, और उसके बाद जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मार्च करते करते फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तक आते हैं। अभी उनको जैसे उन्होंने एक नेशन बनाया, उनको अगर एक कंट्री बनाना है तो ये कंट्री के लिए कोई हेड भी चाहिए होगा। तो कंट्री के लिए हेड ऑफ द स्टेट चाहिए होगा ना, तो हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट के लिए किसके पास जाते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर के पास जाते हैं, जो किसका राजा होता है, पर्शिया का राजा होता है। पर यहाँ पे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया हुआ है, जर्मनी के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, नेशनल असेंबली जो बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा के जो पावर्स थे, ये राजा के पावर्स उन्होंने बहुत लिमिट कर दिए थे, बहुत कम पावर्स राजा को दिए थे। सबसे ज्यादा पावर्स नेशनल असेंबली के पास थी, मतलब लोगों के पास थी। अभी अगर ये राजा के पास जा रहे, फ्रेडरिक विलियम फोर के पास जा रहे कि आप हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट बनो, तो ये फ्रेडरिक विलियम बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा राजा जिसके पास लिमिटेड पावर्स है वो क्यों जबरदस्ती किसी भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक विलियम फोर होता है ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, और बाकी जो मोनार्की होती है उनकी हेल्प से ये इनकी जो असेंबली होती है, नेशनल असेंबली होती है, उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। आर्मी की हेल्प से ये पूरे नेशनल असेंबली को क्या कर देता है, वो डिस्कार्ड कर देता है। इन द एंड called in and the assembly was forced to disband, और at the end of the day ये पूरा जो नेशनल असेंबली था वो उनको डिसबैंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। ये जो जर्मनी का केस था ये फेल तो हो गया, ठीक है, फेल हुआ, पर बाद में जर्मन यूनिफिकेशन हम देखेंगे कि जर्मनी वापस यूनिफाई कैसे होता है। अभी यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था, यूरोप में जो वुमेन्स थी वो काम कैसे कर रही थी, दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। वुमेन्स को यूरोप में कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना अलाउड नहीं था, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको स्टेट जनरल में भी पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। तो वुमेन जो है वो क्या करती थी, अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाती थी, ठीक है। फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स। अभी वुमेन्स को किसी दूसरे न्यूज़पेपर में वुमेन अपनी जो न्यूज़ थी वो वहां पे पब्लिश नहीं कर सकती थी, इसलिए वुमेन ने उनका खुद का न्यूज़पेपर भी चालू कर दिया जहां पे वुमेन के रिलेटेड जो न्यूज है वो छप पाए। स्टिल डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, और यहाँ पे उन्होंने इतना पार्टिसिपेट करने के बाद, पॉलिटिकल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने के बाद, उनको जो राइट्स थे, वोटिंग राइट्स थे, वो नहीं मिले। दे वर डिनाइड द पॉलिटिकल राइट्स इन यूरोप। अभी जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स फेल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अभी यहाँ पे जितने भी रिवोल्ट चल रहे थे, हमने जर्मनी का फेल केस देख लिया, हर जगह पे रिवोल्ट चल रहे थे। गुसेफ माजिनी जो था वो अलग लेवल पे अपना प्रोटेस्ट चला रहा था, और हर जगह पे जो लिबरल्स थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ रिवोल्ट चला ही रहे थे। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपना जो पुराना ऑर्डर है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जो राजा का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। Monarchs began to realize the cycle of revolutions and they started granting concessions। और जैसे अलग अलग मोनार्क जो थे, जो राजा थे, उनको पता चलने लग गया कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने का नाम ही नहीं रुक रहा है। मतलब हर जगह पे हर कोई आदमी जो है वो प्रोटेस्ट करने के पीछे और राजा को हटाने के पीछे। तो यहाँ पे जो राजा होते हैं, यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, वो कुछ कंसेशंस देते हैं जिससे कि जो प्रोटेस्ट है वो रुक जाए। कंसेशन मतलब क्या, कुछ लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको शॉर्ट टर्म ऐसा लग जाए कि कोई ना कोई प्रोटेस्ट रुक जाए और अपना जो थर्ड पार्ट है, अपना जो राजा, जो मोनार्की है, वो स्टेबल रहे।
तो यहाँ पे ये कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, ये कंजर्वेटिव बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिया। ये जो लोग हैं उनका प्रोटेस्ट कम हो जाए, उनका गुस्सा कम हो जाए, तो क्या क्या चेंजेस दे रहे थे। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एबॉलिश, मतलब जो भी सर्वडम था, जो बॉन्डेड लेबर यूरोप में चल रहा था, जो पीजेंट लोगों को जबरदस्ती काम करने पे मजबूर किया जा रहा था, ये कंजर्वेटिव लोगों ने, राजा ने ही क्या कर दिया, बैन कर दिया। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarians in 1867, मतलब जो राजा के जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जो राजा के छोटे छोटे एरियाज थे, वहां पे वो लोगों को ऑटोनॉमी या फ्रीडम देना चालू कर दिया कि आपके जगह का एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाओ, पर वो एरिया का राजा मैं रहूंगा। तो ये चेंजेस कंजर्वेटिव्स ने इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। ये चेंजेस से उनको ऐसा लगने लग गया कि एटलीस्ट हम अगर एग्जिस्ट करेंगे, हमारी राजा की गद्दी तो बची रहेगी, लोगों को हम भले फ्रीडम दे रहे, जो भी चीजें दे रहे, रिवोल्ट फॉर द टाइम बिंग रुक जाएगा और हमारी गद्दी बच जाएगी, ठीक है, हमारा जो थ्रोन है वो हमारे पास ही रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं जर्मन, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। अभी यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन हम देखेंगे, इटालियन यूनिफिकेशन देखेंगे और ब्रिटेन का मास्टर गेम प्लान देखेंगे। जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी एक कंट्री कैसे बनता है। अभी अब तक हमको पता था कि जर्मनी जो है वो कंट्री नहीं था, वो अलग अलग राजाओं के अंडर में था, अलग अलग एम्पायर्स में उसका एरिया था, पर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन वहां पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, लोगों को हर जगह पे डेमोक्रेसी चाहिए थी, हर अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग थे, जो बात करने वाले लोग थे, उनको उनका खुद का देश बनाना था। अभी ये प्रोसेस में जो पॉलिटिकल डोमिनेशन था, ये पॉलिटिकल डोमिनेशन के पीछे कंजर्वेटिव्स भी पड़े थे। कंजर्वेटिव्स मतलब कौन, जिनको चेंज नहीं चाहिए। तो अभी ये जो लोग थे, ये भी उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए था, हर जगह पे रिवोल्ट चल रहा था, तो उनका क्या मानना था कि चलो अपन एक देश तो बनाते हैं और एटलीस्ट पावर हमारे पास रहेगी, पॉलिटिकल डोमिनेशन हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो इसी केस में हम पहला देखते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। अभी जर्मन यूनिफिकेशन होता कैसे है, जर्मनी के जो एरियाज होते हैं, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो होती है, उसके एरियाज अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एम्पायर्स के पास होते हैं। तो यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन का जो काम होता है, ये काम कौन करता है, कंजर्वेटिव्स खुद करते हैं। अभी कंजर्वेटिव्स खुद होते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रशिया का जो राजा है, ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन में दो लोग कॉम्पिटिशन में थे, एक तो ऑस्ट्रिया भी था और एक प्रशिया भी था। प्रशिया को ऐसा लग रहा था कि जो जर्मन स्पीकिंग है वो प्रशिया में ही होने चाहिए, ऑस्ट्रिया को लगता था वो ऑस्ट्रिया में होनी चाहिए। पर यहाँ पे जो इनिशिएटिव ले रहा है वो कौन ले रहा है, प्रशिया ले रहा है। प्रशिया का जो राजा है केजर विलियम, ही टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब जो प्रशिया का जो राजा है, जो केजर विलियम है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जर्मन यूनिफिकेशन हम करेंगे। अभी जर्मन यूनिफिकेशन में जो प्रशिया का जो राजा है केजर विलियम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है, ठीक है। अभी जो ऑटो वन बिस्मार्क है, इसका कंपैरिजन हम इंडिया के कौन से राजा से कर सकते हैं, हम ऑटो वन बिस्मार्क का कंपैरिजन कर सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, ठीक है। इंडिया को जो यूनिफाई उन्होंने किया था, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, ये इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज इतना बड़ा इंडिया तुमको दिख रहा है, नहीं तो इंडिया के और ज्यादा टुकड़े हो जाते, ठीक है। तो सेम जैसे यूनिफिकेशन इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, ये ऑटो वन बिस्मार्क कहां पे कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, ठीक है। अभी जर्मनी की यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ऑटो वन बिस्मार्क के पास आती है, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो होता है, ये यूनिफिकेशन का काम करता है। अभी ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है, वो 7 इयर्स में 3 वॉर्स करता है, क्योंकि जर्मनी को हासिल करना कोई इजी बात नहीं थी। जर्मनी पहले ही अलग अलग किंगडम्स में था, तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन अलग अलग राजा के अंडर में थी, तो सबके साथ उसको वॉर करना पड़ा। तो वो पूरे 7 साल में 3 वॉर्स करता है, और वॉर विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस एंडेड अप इन प्रीशियस विक्ट्री। और ये 3 कंट्रीज के साथ वॉर करने के बाद ये जो जर्मन यूनिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाता है, और प्रशिया जो है ये वॉर जीत जाता है। अभी प्रशिया वॉर जीतने के बाद, प्रशिया जब ये वॉर जीतता है और इतने बड़े बड़े कंट्रीज को हराता है, फ्रांस को हराता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया को हराता है, ये कंट्रीज को हराने के बाद जो प्रशिया होता है, प्रशिया का जो फेम होता है यूरोप में बढ़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंट्रीज को अगर प्रशिया ने हराया है, तो प्रशिया की जो इज्जत है, इसका जो स्टेटस है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Princes and the other people of German state, chief of Prussia Bismarck, gathered in the Hall of Mirrors। और इनका ये जो सेलिब्रेशन है कहाँ पे होता है, हॉल ऑफ मिरर्स में होता है। ये फोटो आप लोग देख सकते हो, द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइलेस, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किसको बनाया जाता है, केजर विलियम को, जो राजा होता है कहाँ का, प्रशिया का राजा होता है। इसको बोलते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये ऑटो वन बिस्मार्क है,
और ये प्रशिया का राजा है कैसर विलियम, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी किसकी, जर्मन यूनिफिकेशन की। ठीक है, अभी जैसे प्रशिया वॉर जीत जाता है, मैंने जैसे क्या बताया था कि यूरोप में उसका डोमिनेंस बढ़ जाता है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है, क्योंकि इतने पावरफुल कंट्रीज को उन्होंने हराया होता है। अभी ये जो न्यू स्टेट होता है जर्मनी, वो क्या करते हैं, वहां की करेंसी को मॉडर्नाइज करते हैं, वहां पे अच्छी बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो कोर्ट्स होते हैं वो वहां पे डेवलप करते हैं, और जो प्रशिया का ये जो राजा होता है वो क्या बन जाता है, वहां का हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अभी नेक्स्ट है इटालियन यूनिफिकेशन। अभी इटालियन यूनिफिकेशन देखते हैं हम। अभी ये इटली का तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैप दिया हुआ है। जो इटली है जो अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड था, ये नेपल्स था, ये सिसिली था, ये सार्डियाना था, तो ये अलग अलग किंगडम्स में था। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो इटली जो था ये 7 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था। अभी इसको यूनिफाई करना, मतलब 7 अलग अलग स्टेट्स को क्या करना था, यूनाइट करना था। ओनली सार्डियाना पिडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट। मतलब यहाँ पे सार्डियाना का जो तुम एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ही बस इटालियन स्पीकिंग राजा था। बाकी जितने भी राजा थे, नॉर्थ का जो इटली का जो पोर्शन था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, सेंटर का जो पोर्शन था वो पोप के अंडर में था। पोप कौन होता है, जो चर्च होता है, चर्च का जो हेड होता है उसको पोप बोला जाता है। ठीक है, तो ये चर्च के अंडर में सेंटर इटली का पोर्शन था। तो सदर्न रीजन जो था इट वाज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। स्पेन का जो राजा था उसके अंडर में सदर्न एरिया था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड मेनी रीजनल एंड वोकेशनल वेरिएशन। मतलब जो इटालियन लैंग्वेज भी होती थी वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डायलेक्ट्स में बोली जाती थी। अभी यहाँ पे जोसेफ माज़नी जो था रेवोल्यूशनरी, हमने देखा वो कहाँ का था, इटली का था। उसने भी खुद इटली को यूनिफाई करने का 2 बार ट्राई किया था, एक 1831 में और एक 1848 में, पर वो फेल हो गया, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जो था, रेवोल्यूशनरीज के पास ना आर्मी होती ना कुछ। आपको यूनिफाई करना तो आपको एक बड़ा हेड ऑफ द स्टेट चाहिए होता है जो राजा हो सकता है। फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। मतलब यहाँ पे वो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करता है, कहीं क्या नाम है सीक्रेट सोसाइटी का, यंग इटली। ठीक है, आफ्टर हिज फेलियर रिस्पांसिबिलिटी फेल ऑन विक्टर इमैनुअल ट्यू। मतलब जो यहाँ पे जो राजा है, जैसे मैंने ये पिछला वाला एरिया बताया, ये सार्डियाना का एरिया, यहाँ का जो राजा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इटली को यूनिफाई करने की। अभी ये राजा का नाम क्या है, विक्टर इमैनुअल टू। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये है विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, अभी विक्टर इमैनुअल टू राजा जो है वो अपॉइंट किसको करता है, कैवर को अपॉइंट करता है। किसके लिए, इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप कैवर का, ये इटालियन यूनिफिकेशन का काम करता है। चीफ मिनिस्टर कैवर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। जो कैवर होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अभी कैवर जो होता है वो रेवोल्यूशनरी भी नहीं होता है और डेमोक्रेटिक भी नहीं होता है, वो क्या होता है, डिप्लोमेट होता है। डिप्लोमेट मतलब क्या, ऐसा आदमी जो अपनी बातचीत से कोई भी चीज को सॉल्व करता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। He entered into an alliance with the France। वो क्या करता है, फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप करता है, अलायंस करता है, मतलब जब भी वॉर होगा तो फ्रांस उसकी हेल्प करेगा, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराता है कब, 1859 में। अभी फ्रांस की हेल्प लेके वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, ऑस्ट्रिया की जो आर्मी होती है उसको हरा देता है। और कैवर जो होता है वो गुसेफ गारिबाल्डी की भी मदद लेता है। ठीक है, गुसेफ गारिबाल्डी जो है ये एक आदमी होता है जिसकी रेड शर्ट आर्मी होती है। मतलब ऐसी आर्मी जो रेड शर्ट पहनते हैं, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये आर्मी उसकी होती है, और ये आर्मी की भी वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ये है गुसेफ गारिबाल्डी की फोटो, आप यहाँ पे फोटो में उसको देख सकते हो, ये रेड शर्ट पहनते थे, इसको रेड शर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ही पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक अपराइजिंग इन द पिडमोंट इन 1834। इसने इसके आर्मी से, इसकी जो पिजन्स की जो आर्मी थी, ठीक है, इसके आर्मी क्या और इसकी हेल्प लेता है और इसको यूनिफाई करता है, इटली को यूनिफाई करता है। ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल टू फॉर हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। अभी विक्टर इमैनुअल टू जो था ये वॉर जीत जाता है। ये वॉर जीतने के बाद जो विक्टर इमैनुअल टू है ये क्या बन जाता है, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो मतलब ये विक्टर इमैनुअल टू है वो इटली का क्या बन जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट बन जाएगा। तो ऐसे ही किसका यूनिफिकेशन हो जाता है, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया पे राज किया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज थे ये ब्रिटिशर्स के क्या थे, कॉलोनीज थे, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी जो था वो किसका कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था। अभी अगर आप ब्रिटेन देखोगे, ब्रिटेन को वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये ब्रिटेन जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी ब्रिटेन में जो है वो अलग अलग कल्चर के लोग आसपास रहते थे, जैसे कि इंग्लिश कल्चर के लोग थे। ये इंग्लिश कल्चर के लोग जो है ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स है। ठीक है, इंग्लिश कल्चर के लोग हैं जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स है, मतलब उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो इंग्लिश है। ठीक है, उनका यूनियन जैक जो है वो उनका फ्लैग हुआ करता था। वेल्श लोग होते थे, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग होते थे, आयरिश आयरलैंड के लोग होते थे।
ठीक है। तो ये अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग टेरिटरीज में यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अभी मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके, ब्रिटेन एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसका डिफरेंस मैंने पूछा था आपको, इसका डिफरेंस हम अभी देखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये अभी इसका मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लंदन है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, वेल्स है अभी, और ये ऊपर स्कॉटलैंड है। ये सारे कंट्रीज को मिला के क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड का एरिया, वेल्स का एरिया, इंग्लैंड और ये लंदन, ये पूरा एरिया मिला के क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड ऊपर है और ये नीचे जो आयरलैंड है यहाँ पे, ये पूरा जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, आयरलैंड का एरिया, ठीक है। और ये सारे पूरे एरिया को मिला के हम बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स जो थे उनका एरिया बस इतना ही होता था, ये इंग्लैंड वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया किसका था, ब्रिटिशर्स का था। बाकी कि यहाँ पे जो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनके फूड हैबिट्स अलग है। अभी यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में मोनार्की से पावर छीन ली जाती है। कौन छीनता है यहाँ पे पावर, ब्रिटिश पार्लियामेंट छीन लेती है। ब्रिटिश एक पार्लियामेंट बनाती है और राजा की जो पावर्स होती है पूरी किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स पहले ही स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने पूरे दुनिया पे राज किया हुआ है और सुपर पावर ये कंट्री थे वो जमाने के। तो यहाँ पे उनके आसपास जो भी एरिया था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के आसपास ये स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, ये टेरिटरीज को उनको क्या करना था, ऑक्यूपाई करना था। क्योंकि पूरी दुनिया को तो ऑक्यूपाई कर लिया पर घर के आसपास के एरिया भी उनको क्या करने थे, ऑक्यूपाई करने थे। अभी ये एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए वो कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या पॉलिसीज होती है, पहला पॉलिसी है द एक्ट ऑफ यूनियन। अभी एक्ट ऑफ यूनियन ये 1707 में ये पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, किसको एक्वायर करने के लिए, स्कॉटलैंड को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। अभी 1707 में ये क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन। इसमें क्या बोलते हैं, स्कॉटिश लोगों को, जो स्कॉटलैंड के लोग होते हैं इनको बोलते हैं कि हम एज अ ब्रिटिशर्स हम एक सुपर पावर है, हमारे पास अच्छी आर्मी है, हमारे दुनिया भर में कॉलोनीज है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत अच्छे से चल रहा है और हम टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे है, हमारे पास गन से सारी चीजें, आर्मी वगैरह सब है। ये स्कॉटिश लोगों को समझाते हैं। स्कॉटिश लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आपका जो टेरिटरी है, आपका जो एरिया है वो हमारे इंग्लैंड के साथ असिमिलेट कर दो, यूनाइट कर दो, जिससे कि हम हमारे पार्लियामेंट में आपको जगह देंगे। हमारे पार्लियामेंट में स्कॉटिश लोगों को सीट दी जाएगी और आपका टेरिटरी आपको क्या करना है, हमारे टेरिटरी के साथ असिमिलेट करना है या यूनाइट करना है। ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी सिस्टमेटिकली सेपरेट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अभी जैसे स्कॉटिश लोग थे, स्कॉटिश लोगों ने क्या सोचा कि यार इतने बड़े लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, इतनी आर्मी है उनके पास, अगर हम इनके दोस्त बन जाते यार, हमारी टेरिटरी इनके साथ मिला लेते तो दुनिया भर में कोई भी हमारे साथ गलती से भी वॉर नहीं करेगा, ठीक है। और ये करने के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो स्कॉटिश लोग होते हैं वो पूरा एक्ट साइन करते हैं, ठीक है, और अपनी जो टेरिटरी होती है वो इंग्लैंड के साथ क्या कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। अभी इंग्लैंड के साथ उनका टेरिटरी यूनाइट करने के बाद, साइन वगैरह सब करने के बाद, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना ही उनको पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन मिलता है, ना ही उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। उल्टा जो ब्रिटिशर्स होते हैं यही स्कॉटिश लोगों का जो कल्चर होता है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेरिबल रिप्रेशन उनके साथ किया जाता है, उनका जो लैंग्वेज है, गेलिक लैंग्वेज है, वही गेलिक लैंग्वेज यूज करने से उन्होंने मना कर दिया। और उनका जो नेशनल ड्रेस होता है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये जो स्कर्ट्स का जो उनका नेशनल ड्रेस होता था ये भी पहनने से उनको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये ऐसा गेम प्लान किया जिससे स्कॉटिश लोगों का जो एरिया था उन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया। अभी बारी आ जाती है किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड भी ब्रिटिशर्स के पास है। अभी आयरलैंड में उनको और एक अलग से गेम प्लान करना था कि आयरलैंड के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, क्योंकि स्कॉटिश लोगों ने पहले आयरलैंड को बता दिया था कि ये ऐसे ऐसा करता है, गलत प्रॉमिसेस देके अपना काम करवा लेते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आयरलैंड का था, आयरलैंड में दो टाइप के लोग थे। आयरलैंड में जो क्रिश्चियंस होते हैं वो दो टाइप के थे, एक तो थे कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियंस में भी दो अलग अलग डिविजन है, ठीक है। पहला कैथलिक जो होता है, कैथलिक मतलब कौन होता है, जो पोप को अपना हेड मानते हैं। ऐसे क्रिश्चियन लोग, जो पोप होता है, जो क्रिश्चियंस का जो फादर जो हेड होता है पोप, इसको अपना हेड मानते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग ऐसे होते हैं जो पोप की पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। अभी कैथलिक जो है वो जीसस की जो स्टैचू होता है उसको मानते हैं या उसकी प्रेयर करते हैं। बट जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं दे फॉलो ओनली बाइबल, वो बस बाइबल को मानते हैं, वो स्टैचू वैचू की कोई पूजा वगैरह नहीं करते या प्रेयर्स नहीं करते।
दे डू नॉट बिलीव इन डिवोर्स। ये जो कैथलिक होते हैं वो डिवोर्स में बिलीव नहीं करते, और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं कि डिवोर्स परमिटेड है, वो डिवोर्स में बिलीव करते हैं। डिवोर्स मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मैन और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, दोनों के बीच का जो झगड़ा होता है उसको डिवोर्स बोला जाता है, जो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो डिवोर्स में बिलीव नहीं करते, ये डिवोर्स में बिलीव करते हैं। बिलीव इन द हेवन एंड हेल, ये जो कैथलिक लोग हैं ये नरक और स्वर्ग में भी बिलीव करते हैं कि आफ्टर लाइफ आपने अगर अच्छे कोई काम किए होंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे। अगर आपने कोई गलत काम किए होंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हेल में, नरक में जाएंगे। और ये जो लोग थे कैथलिक, ये कौन थे, मेजोरिटी, मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। ऑन द अदर हैंड जो प्रोटेस्टेंट थे ये माइनॉरिटी थे, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी। अभी अगर ब्रिटिशर्स को इनके ऊपर राज करना है या ब्रिटिशर्स को इनकी टेरिटरी को छीनना है तो दोनों में से किसको मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी आदमी को टारगेट किया जाता है, आपको अगर किसी आदमी को टारगेट करना है, ठीक है, तो आप जो वीक होता है उसको पहले टारगेट करते हो। आपके घर में भी अगर कुछ गलत चीजें होती है तो आपके घर में जो वीक आदमी होता है, बाहर के लोग उसको पहले टारगेट करते हैं। इन द सेम वे ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट को टारगेट किया, क्यों, क्योंकि ये वीक थे, माइनॉरिटी थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, और जो वीक आदमी होता है वही, उसको ही हेल्प की जरूरत होती है। जो मेजोरिटी होते हैं वो जो स्ट्रांग है उसको हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प करना चालू कर दिया कि हम आपको कैथलिक के अगेंस्ट में क्या करेंगे, मदद करेंगे। जो कैथलिक आपके साथ गलत कर रहे हैं वो हम गलत होने नहीं देंगे, ठीक है। तो किसकी मदद ली जा रही है यहाँ पे प्रोटेस्टेंट की मदद ली जा रही है। ब्रिटिशर्स प्रोटेस्टेंट को हेल्प कर रहे हैं। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। इंग्लिश क्या बोलते हैं ये प्रोटेस्टेंट को कि आप हमारी मदद करो, हम आपको क्या कर देंगे, आयरलैंड में आपका दबदबा आने देंगे, या आप जैसे बोलेंगे वैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वैसा गवर्नमेंट चलेगा। कैथलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड, मतलब ये जितने भी कैथलिक लोग प्रोटेस्ट करते थे या जो भी चीजें करते थे, हर चीज सप्रेस करते थे। कौन सप्रेस करता था, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स सप्रेस करते थे। रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन फॉर कैथलिक ऑफ आयरलैंड फेल्ड, मतलब ये जो वुल्फ टोन, यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये वुल्फ टोन ने भी एक बड़ा मूवमेंट चलाया था, एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, पर ब्रिटिशर्स ने इसको भी क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। एंड आफ्टर दिस आयरलैंड वाज फोर्सibly इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, दैट इज 1801 में। ये जो आयरलैंड है ये भी किसका एरिया बन गया, ये ब्रिटिशर्स का एरिया बन गया। अभी जो ब्रिटिश है ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा क्या है, ब्रिटिशर्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम इसको बोला जाता है। A new British nation was forced through the propagation of dominant English culture, मतलब अभी स्कॉटिश लोगों का भी एरिया ले लिया, आयरिश लोगों का भी एरिया ले लिया। कल्चर कौन सा थोपा जा रहा है ये सारे एरियाज में, इंग्लिश लोगों का कल्चर थोपा जा रहा है, और बाकी लोगों का जो कल्चर है वो तो उनको फॉलो करने भी नहीं देते थे, वो बैन कर दिया था। और सिंबल्स कौन सा यूज हो रहा है, ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश फ्लैग है, यूनियन जैक, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी दूसरा फ्लैग नहीं रहेगा। उनका जो नेशनल एंथम था ब्रिटिशर्स का, गॉड सेव आवर नोबल किंग, वही सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरे जगह पे चलेगी, कोई भी गेलिक लैंग्वेज नहीं या कोई भी दूसरी लैंग्वेज वहां पे नहीं चलेगी। दिस सिंबल्स वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स। और ऐसे ही जो इंग्लिश कल्चर है उसने अपना दबदबा जो है वो पूरे एरिया पे कर लिया, और बाकी लोग जो थे उनका जो कल्चर है वो सप्रेस होता चला गया, ठीक है। तो ये जो था ये है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना राज जो अपने एरिया से टेरिटोरियल एक्सपांशन किया। अभी नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन। अभी विजुअलाइजिंग द नेशन में हम एलोगरी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एलोगरी। एलोगरी मतलब क्या, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, किसी भी देश को एक चेहरा दे देना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एलेगोरी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया को एक देश, तो ऐसा कोई पर्सन तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो देश को एक चेहरा दे देना, इसको हम क्या बोलते हैं, एलेगोरी। तो ये एलेगोरी में 18-19 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट होते थे, इन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई करना चालू कर दिया, देश को एक आदमी की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया। दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, मतलब जो देश होते थे इनको फीमेल फिगर्स में दिखाया गया, या लोगों को जो देखने का जो तरीका होता था, मतलब एक जो फीमेल फिगर थी उसका स्टैचू बनाया जाता था, तो कंट्री में सब लोग क्या करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो नेशनलिज्म इन इंडिया में, आप लोग ये पेंटिंग देखोगे, ये 1905 में पेंटिंग बनाई थी अभिनंदन टैगोर ने, ठीक है। अभिनंदन टैगोर, ये पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया, एक सैफरन क्लैड, ये सैफरन कलर का क्लैड उसने पहना हुआ है, और वो साध्वी की तरह दिखाई जा रही है, ठीक है। वो क्या होल्ड कर रही है, शीव्स ऑफ पैडी, ये शीव्स ऑफ पैडी आपको याद दिखेगा, एक व्हाइट क्लॉथ है उसके हाथ में, रुद्राक्ष भी है, यहाँ पे ये रुद्राक्ष दिखेगा, और एक बुक वो होल्ड कर रही है,
ठीक है, तो ये क्या करता था, इट वाज अ पेंटिंग टू डिपिक्ट द कंसेप्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये ऐसा पेंटिंग था जो इंडियन इंडिपेंडेंस में लोगों को प्रेरित करता था। ठीक है, इन द सेम वे कंट्रीज को भी क्या किया जा रहा था, पर्सोनिफाई किया जा रहा था, एक चेहरा दिया जा रहा था। तो फ्रांस में ये जो पर्सोनिफिकेशन था, एलेगोरी था, ये एलेगोरी का नाम क्या है, मरियाना। ये जो मरियाना जो नाम है, ये क्रिश्चियन पॉपुलर नेम है, क्रिश्चियन में ये नाम बहुत कॉमन था। अभी ये जो पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है मरियाना का, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिखाए गए। पहले तो वो रेड कैप पहन रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रेड कैप है, एक ट्राई कलर उसके हाथ में एक फ्लैग है, और वो कॉकेट पहन रही है। कॉकेट मतलब क्या है, जो हैट पे अगर कोई भी चीज फेदर वगैरह कुछ पहना जाता है तो उसको कॉकेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या था मरियाना का, ये क्या है, एलेगोरी है। ऑन द अदर हैंड जर्मनी में जो एलेगोरी थी उसको जर्मेनिया बोला जाता है। ठीक है, जर्मनी में जो एलेगोरी है उसको क्या बोला जा रहा है, जर्मेनिया। उसको अभी क्या दिखाया गया है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स उसने पहने हुए हैं। उसके आप सर पे देख सकते हो ये क्या है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स है, विच स्टैंड फॉर हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब क्या, जो ओक लीव्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एक हीरो है, और हीरोइज्म को वो इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय लिबरल्स इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और यही जर्मेनिया जो नाम ये लिबरल्स ने यूज किया था, कहां पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, अभी जो एलेगरी है इसके कुछ सिंबल्स है, तो उसके सिंबल्स का क्या मीनिंग है। अभी जो ब्रोकन चेन्स है, ये ब्रोकन चेन्स क्या बता रहे हैं कि इट इज बीइंग फ्रीड, मतलब एक फ्रीडम उनको मिल गया है। ठीक है, ब्रोकन चेन्स जो दिखाया जा रहा है मतलब यहाँ पे फ्रीडम मिल गया है। उसके बाद द ब्रेस्ट प्लेट विद द ईगल, यहाँ पे आप चेस्ट पे देख सकते हो एक ब्रेस्ट प्लेट है ईगल का, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। जर्मन एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है, ये जो ब्रेस्ट प्लेट है ईगल का, वो इंडिकेट कर रहा है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स मतलब हीरोइज्म का बताता है। क्राउन ओक लीव्स कहां पे, ये ओक लीव्स है। ठीक है, स्वॉर्ड उसके हाथ में दिखाया गया, ये आपको स्वॉर्ड दिख रहा होगा। ये स्वॉर्ड क्या सिंबलाइज करता है, रेडीनेस टू फाइट, मतलब हम कभी भी युद्ध करने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये जो स्वॉर्ड होता है उसको वो इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड के आसपास ये ऑलिव ट्रीज, यहाँ पे ऑलिव का ये दिख रहा होगा लीव्स आपको, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब भले हाथ में तलवार है, ये लीव्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भले हमारे हाथ में तलवार है पर हम पीस मेंटेन करने के लिए तैयार है। ठीक है, शांति बनाने के लिए भी हम तैयार है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये पीछे फ्लैग दिख रहा होगा, ये फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट है। ठीक है, जितने भी लिबरल लोग हैं उनका ये फ्लैग होता था। रेज ऑफ राइजिंग सन, पीछे से आपको राइजिंग सन के ये वेव दिख रहे होंगे, रेज दिख रहे होंगे, ये रेज क्या इंडिकेट करते हैं कि उनका एक नया एरा शुरू हो रहा है। जैसे जो सनराइज होता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, इन द सेम वे इनके नए एरा की शुरुआत हो रही है। तो ये अलग अलग क्या होते थे, मीनिंग्स होते थे एलेगरी में, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अभी हर जगह पे यूनिफिकेशन हो रहा है, कंट्रीज नए नए बन रही है, नए नए कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आ रही है। ठीक है, उनके यहाँ पे प्रोटेस्ट उनका सक्सेसफुल हो रहा है, पर ये बैकग्राउंड में कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है इंपेरियलिज्म का। इंपेरियलिज्म मतलब क्या, जो डेमोक्रेसी की, जो देशभक्ति की भावना लोगों में होती थी कि उनके कंट्री में उनका खुद का एक डेमोक्रेसी होना चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये लोगों के पास आ तो गया। लोगों के पास आने के बाद लोग एक दूसरे से भी बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए, एक देश दूसरे देश को टॉलरेट नहीं करता था, उसके वजह से वॉर सबसे ज्यादा हो जाते थे। नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, मतलब जितने भी ये नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो एक दूसरे से ज्यादा गुस्सा होने लग गए, एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए, और उनका झगड़ा जो था वो नेक्स्ट लेवल होने लग गया। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था, ये बाल्कन का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जितना भी ये शेडेड पोर्शन है ये बाल्कन का एरिया होता था, और ये बाल्कन का एरिया किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, अभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जब तक बाल्कन का एरिया था ये प्रोटेक्टेड था, सेफ था, पूरा ऑटोमन एम्पायर उसको चलाता था, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था। अभी यहाँ पे जो बाल्कन एरिया, यहाँ पे ज्योग्राफिकल इथनिक वेरिएशन है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बात करने वाले लोग हैं। अभी यहाँ पे बाल्कन में कौन से कंट्रीज है, यहाँ पे रोमानिया है, बल्गेरिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्रो, ये सारे कंट्रीज कहां पे आते हैं, ये बाल्कन में आते हैं। अभी बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अभी यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे इनको क्या बोला था, स्लाव्स बोला था, और इसको आज भी स्लाव कंट्रीज बोला जाता है। यहाँ पे लोग जो है, ये लोगों की आइडियाज अलग अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, उनका कल्चर अलग अलग था। अभी ऑटोमन एम्पायर हारने के बाद, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये जो एरिया हो जाता है ये फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर जो है वो वॉर में हारने के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद वो एरिया जो होता है वो फ्री हो जाता है, और ये सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद ये कंट्रीज में दो इश्यूज होते हैं, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल मतलब अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, बाहर, एक्सटर्नल मतलब ये एरिया से बाहर के कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनको क्या था, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थे। अभी जैसे ये ग्रीस है, ये मैकेडोनिया है,
ये जो कंट्रीज थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जैसे उनको पता चला ऑटोमन एम्पायर हार गया है, ऑटोमन एम्पायर अभी गिरने वाला है, डिसइंटीग्रेट होने वाला है, इन्होंने मैकेडोनिया बल्गेरिया का एरिया छीनने लग गए, जो अल्बेनिया था वो कोसोवो का एरिया छीनने लग गया, मतलब अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन वो करने लग गए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया किसके पास आएगा। ठीक है, ये क्या था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। अभी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में जो बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, बड़े बड़े जो कंट्रीज थे, जैसे कि रशिया है, जैसे कि ब्रिटेन है, जैसे कि फ्रांस है, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज के भी क्या हो गया, उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया कि ये अगर एरिया हमारा हो गया तो कितना अच्छा होगा, ये एरिया के रिसोर्सेस हमारे हो जाएंगे, ये एरिया के लोग हमारे हो जाएंगे और बड़ी आर्मी हमारी हो जाएगी। तो ये बाहर के जो ये जो कंट्रीज थे, इन्होंने भी ये एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ प्लान्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। और ये इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बाहर आता है, दैट इज इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब क्या, जो भी कंट्रीज एक नेशन स्टेट बन गए हैं, जो भी कंट्रीज एक नेशन एक देश बन गए, वो अभी क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, दूसरे कंट्रीज को अपने कॉलोनीज बनाने की कोशिश करेंगे, और यही कॉलोनीज से रिसोर्सेज लाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज चलाई जाएगी, वो कंट्रीज को एक गरीब कंट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये अपना डेवलपमेंट अपने कॉलोनीज पे करेंगे। जैसे कि ब्रिटेन ने अपना खुद का डेवलपमेंट इंडिया के बलबूते पे किया, इंडिया के रिसोर्सेज लेते थे, इंडिया के जो पैसा होता था, इंडिया का गोल्ड होता था, वो सब लेके फिर उन्होंने अपने खुद कंट्री को क्या बनाया, एक डेवलप कंट्री बनाया। ठीक है, नेशनलिस्ट अलाइंड विद इंपेरियलिज्म एंड लेड टू यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अभी जितने भी नेशनलिज्म का जो कांसेप्ट था वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। इंपेरियलिज्म मतलब हमने हमारा देश तो बना लिया, अभी हम क्या करेंगे, दूसरे देश को भी हम छीन लेंगे। कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन नेशन बिगेन टू अपोज इंपेरिकल डोमिनेशन, और ये भी जो यूरोपियन कंट्रीज की जो भी कॉलोनीज थी, उन्होंने ये इंपेरियलिज्म को अपोज करना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था यूरोप में अभी तक किसके लिए यूज हो रहा था, नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूरोप में डेमोक्रेसी बनाने के लिए यूज हो रहा था, पर अभी एट प्रेजेंट ये जो कॉलोनीज है, ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट किसके लिए यूज करेंगे, वो अपने फ्रीडम के लिए नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूज करेंगे। देशभक्ति की भावना जो है वो यहाँ पे फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फ्रॉम द जो पावरफुल कंट्रीज है उनसे, इंपेरियलिज्म से उनको फ्रीडम चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूज करेंगे। एंटी इंपेरिकल मूवमेंट्स डेवलप्ड एवरीवेयर वेर नेशनलिस्ट एंड वांटेड टू फॉर्म द नेशन स्टेट, और ये एंटी एम्पेरिकल सेंटिमेंट्स जो होते थे वो हर जगह पे डेवलप होने लग गए, और ये जो बड़े बड़े कंट्रीज जिन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखी थी, उनसे उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, इसलिए उन्होंने उनका खुद का स्ट्रगल वहां पे शुरू कर दिया। European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। मतलब ये जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो यूरोप में डेवलप हुआ था, यूरोप में वो नेशनलिज्म का मैसेज अलग अलग जगह पे जाने के बाद लोगों ने उसको अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रेट किया। जैसे कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, देशभक्ति की जो भावना है, वो किसके लिए यूज की जा रही है, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, ब्रिटिशर्स से मुक्ति के लिए ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, now next lecture में मिलते हैं। ठीक है, bye bye.